नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज में। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है और यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसे लेकर लगातार इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से मांग उठाई जा रही थी कि गुरुग्राम में एक और ईएसआई अस्पताल की आवश्यकता है। और इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्योगपतियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए 500 बेड के ईएसआई अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम के तमाम अधिकारियों को कोई अस्पताल की जगह को सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल गुरुग्राम में 2 ईएसआई अस्पताल पहले ही बने हुए हैं, जो कि मानेसर और सेक्टर 9 के अंदर आते हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए लगातार इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से ये मांग रखी जा रही थी कि एक ईएसआई अस्पताल की और आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से निर्णय किया गया कि गुरुग्राम में 500 बेड का नया ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा। भूपेंद्र यादव जी से जब मिल के आया था, मैंने ये मांग भी रखी है कि लैंड 10 एकड़ के अंदर अलॉट करें 500 बेडेड हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे 12.5 लाख आईपी कार्ड होल्डर आज के दिन गुरुग्राम में है। उसको देखते हुए 500 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण यहाँ शुरू किया। लोगों ने ईएसआई हॉस्पिटल के लिए जगह की डिमांड करी है, क्योंकि ईएसआई हॉस्पिटल 500 बेड का अप्रूव हो गया है और डिपार्टमेंट ने भी एचएसआईडीसी को लिखा है इसके बारे में। उप मुख्यमंत्री जी ने तो ये बोला है कि हम मानेसर में जगह हमने कोशिश कर रहे हैं, वहाँ चिन्हित करेंगे। पर मेरे को सुनने में आया है कि डिपार्टमेंट से पता लगा कि काफ़ी साल पहले इसके लिए एक जगह का बादशाहपुर में भी प्रावधान किया गया था। अभी वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं लोकेशन क्या है, वो हम लोग भी पता करेंगे। उन्होंने भी कहा है कि मैं पता करवाता हूँ। अगर वो पता लग जाएगा तो कह रहे जहाँ सुविधाजनक होगा तो वहीं पर करेंगे। हमारा दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया 1966 से यहाँ पे 300 साढ़े 300 फैक्ट्री है और 5 से 6 हज़ार एम्प्लॉयज़ यहाँ एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और ये बैकबोन हमारी कंट्री की है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। सबसे ओल्डेस्ट ये 1966 का है एरिया। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े वेंडर्स यहाँ पे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो मारुति के वेंडर है, होंडा के वेंडर है, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं वे। और यहाँ पे हमारे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और अब ये जो गवर्नमेंट आई है, खट्टर साहब आ गए, दुष्यंत चौटाला जी आ गए, ये लोग पॉजिटिव माइंड है, इन्होंने हमारे केस को आगे बढ़ाया है और डायरेक्शन भी दिया। गुरुग्राम में पिछले काफी समय से तीसरे ईएसआई हॉस्पिटल की मांग चल रही थी, जिसको लेकर उद्योगपति काफी समय से सरकार और दुष्यंत चौटाला से मुलाकात कर जमीन को चयनित कर 500 बेड के अस्पताल की मांग कर रहे थे। हम आपको बता दें कि पहले भी गुरुग्राम में 2 ईएसआई हॉस्पिटल हैं, जिनमें बेड की संख्या कम है। उसी के चलते कर्मचारी वक्त रहते अपना ठीक से इलाज नहीं करवा पाते और उन्हें दिल्ली एनसीआर से बाहर का रुख करना पड़ता है। उद्योगपतियों की मांग को देखते हुए दुष्यंत चौटाला ने जल्द जमीन चयनित कर अस्पताल निर्माण कार्य की बात को कहा और कहा कि जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू किया जाएगा और लोगों को गुरुग्राम से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुग्राम से हन्नू सैनी, इंडिया न्यूज। तो वहीं गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में चल रही हरियाणा चलो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। खेलो हरियाणा प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस मौके पर विजेता खिलाड़ियों को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए इस प्रतियोगिता को एक बेहतर कदम भी बताया। उन्होंने कहा कि आज खेलों में हरियाणा काफी बेहतर स्थिति में है और यही कारण है कि ओलंपिक जैसे बड़े खेल के महाकुंभ में हरियाणा के सबसे ज्यादा खिलाड़ी मेडल लेकर के आए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसे लेकर के भी बहुत बड़े स्तर पर काम किए गए हैं और यही कारण है कि आज हरियाणा के सभी खिलाड़ी एक बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में खेलो इंडिया जो नर्सरी है बच्चों की, शुरू की उम्र में ये खेलों की तरफ उनका ध्यान हो, इस प्रतियोगिता की शुरुआत की और उसी श्रृंखला में हरियाणा में अलग अलग जगह पर जो छोटे बच्चों के खेलों की प्रतियोगिता हुई। आज गुड़गांव में इसके समापन समारोह में मुझे आने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं जो खेलों के जादूगर थे ध्यानचंद जी, उनको नमन किया और बहुत सारे बच्चों को जो इस पे प्रतियोगिता में भाग लिया उनको पारितोषिक वितरण का काम किया। हरियाणा सरकार की खेल नीति देश में सर्वश्रेष्ठ है, उसी का परिणाम है कि आज सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा के हैं, चाहे वो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हो
एशियन गेम में हिस्सा लेने वाले हों या कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लेने वाले हों। और इस बार जो हमें 7 मेडल मिले हैं ओलंपिक में, उसमें भी लगभग आधी हिस्सेदारी, 3 सीधे मेडल और जो चौथा मेडल है उसमें भी आधे खिलाड़ी हमारे थे। और हमारे जो गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी और रवि दहिया या दूसरे जितने भी कबड्डी के खिलाड़ी हैं, नहीं इसके कुश्ती के खिलाड़ी हैं, तो हरियाणा की नीति का परिणाम है कि जो आज बच्चा खेलेगा, हमने खेल में हिस्सा लेते वक्त ही उनको 5-5 लाख रुपए दिए। बाकी जीतने के बाद तो गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपए, उसके सेकंड को उससे कम, इस तरह से बाकी प्रदेशों ने भी खूब योगदान दिया। और इस हिसाब से ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनका रुझान खेलों की तरफ बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खूब मेडल लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ध्यान देते हुए कहा है कि जो लाठीचार्ज हुआ वो काफी गलत है, लेकिन इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने इस बात के लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं, यदि इस मामले में जो भी गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी लाठीचार्ज होना भी गलत है किसानों के ऊपर, चाहे गलती प्रशासन की हो चाहे किसान की हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है जिसकी गलती होगी उसकी जांच होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं गुरुग्राम में जीएमडीए और नगर निगम में तालमेल नहीं बन पा रहा। दोनों विभागों के आपसी टकराव की वजह से जनहित के काम अधर में लटके हुए हैं। तो नगर निगम के मेयर मधु आजाद ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखकर पानी, सड़क और सीवर के अधिकार वापस मांगने की गुहार लगाई है। मेयर मधु आजाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि जीएमडीए में मेयर और पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएमडीए के अधिकारी लापरवाही बरतते हैं, जिसके चलते फाइलें लंबित रहती हैं। तो हमारे अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन नहीं करते। कोऑर्डिनेशन क्या, हमारे पार्षदों से भी बात नहीं करने को तैयार होते वो, क्योंकि जब भी पार्षद शिकायत करते हैं या अधिकारी कोई शिकायत करते हैं वो अनसुनी सी कर देते हैं। तो इस मुद्दे के लिए मैंने कई बार बात भी करी है और हमारी हाउस की मीटिंग में भी ये मुद्दे उठे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा पानी का मुद्दा है। क्योंकि शहर में सबसे बड़ा पानी का मुद्दा अगर बनेगा तो वो बेकार होगा, गलत होगा, क्योंकि लोगों को पानी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि जीएमडी के पास है। और इसमें हम लोग इतना पैसा अपना निगम का भी दे रहे हैं जो कि इतना बनता नहीं है, मगर फिर भी हम दे रहे हैं कि चलो कोई नहीं, मगर ये लोग हर जगह से कनेक्शन बिना पूछे काट देते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जीएमडी को कम से कम ये है कि कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए और जो उनके अधिकारी हैं उनको अच्छी तरह से करना चाहिए कि काम के निगम के साथ मिल के करें। यहाँ मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपने पत्र भी लिखा है कि वापस बिल्कुल दिया जाए या ऐसा कुछ हो? बिल्कुल जी, क्योंकि जो शहर की सड़कें हैं, जो बड़ी सड़कें हैं और पास की छोटी छोटी, क्योंकि अगर हमारे पास छोटा ही काम रह जाएगा तो हम छोटे कामों में उलझ रहे हैं, क्योंकि जब तक बड़े काम नहीं होंगे वो छोटे कामों पे बिल्कुल भी काम नहीं हो पाएगा। जैसे कि शीवर्स का है, शीवर की बड़ी लाइनें हो गई, वो जीएमडी के ऊपर हैं, सारी उनके पास हैं, और जो उसके आसपास की छोटी लाइनें जब ब्लॉक हो जाती है तो हमें उनका इंतजार करना पड़ता है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों तक वो लोग बिल्कुल भी सूद नहीं लेते वहाँ के अधिकारी। उनको चाहे कितना लेटर कर दो, इनका कितना फ़ोन कर दो, कितने कहलवा दो, मगर तो वहीं गुरुग्राम के सौंदर्यीकरण के लिए अब निगम ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जल्द ही चंडीगढ़ की सुखना लेक की तर्ज पर गुरुग्राम में जोहड़ों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। निगम ने अभी तक गुरुग्राम में 4 तालाब चिन्हित किए हैं जिनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। निगम के मुताबिक इन तालाबों के आसपास ट्रैकिंग, पार्क, झूले और बोटिंग की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर लोग घूमने आ सकें और चंडीगढ़ की सुखना लेक की तर्ज पर बोटिंग का लुत्फ उठा सकें। मेयर मधु आजाद ने बताया कि निगम का उद्देश्य है कि गुरुग्राम को टूरिस्ट प्लेस में डेवलप किया जाए। इसके साथ साथ जल संरक्षण को देखते हुए तमाम तालाबों का सौंदर्यीकरण करना। इसके साथ ही निगम के हाउस की बैठक में पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद सुखराली और बसई के तालाब के सौंदर्यीकरण की शुरुआत की गई है। हमारे शहरों में जितने भी जोड़ हैं उसको दोबारा से रिन्यू करने के लिए हमारे नगर निगम के हाउस की मीटिंग में भी बहुत बड़े मुद्दा उठा था ये। तो उसके बाद हमारे ये काम शुरू हो चुके हैं कि मेरे 3.5 साल के टर्नओवर में काफ़ी पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स तो काम चल रहा है, 2 कंप्लीट हो गए हैं, जो कि सुखराली का है। एक तो सुखराली का एक बहुत सुंदर बना हुआ है, तो उस पर ट्रैक भी है, बच्चों के लिए खेलने की जगह भी है और बहुत अच्छी तरह से वो बना हुआ है। तो इसी तरीके से
जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे शहर में कहीं घूमने फिरने वाली जगह नहीं है, तो इनको देखते हुए, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पोंडों को दोबारा से रिन्यू करने के लिए और हमारे लिए आने वाले समय में जो पानी एकत्रित हो उसके लिए ये सारी स्कीमें चालू कर रखी हैं, जो केंद्र की तरफ से भी हैं और हमारे यहाँ पे हरियाणा में और हमारे गुरुग्राम में हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कर रखी हैं। हमारे शहरों में जितने भी जोड़ हैं उसको दोबारा से रिन्यू करने के लिए हमारी नगर निगम की हाउस की मीटिंग में भी बहुत बड़े मुद्दा उठाता हुए, तो उसके बाद हमारे ये काम शुरू हो चुके हैं कि मेरे 3.5 साल के टर्नओवर में काफ़ी पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स तो काम चल रहा है, 2 कंप्लीट हो गए हैं, जो कि सुखराली का है। एक तो सुखराली का एक बहुत सुंदर बना हुआ है, तो उस पर ट्रैक भी है, बच्चों के लिए खेलने की जगह भी है और बहुत अच्छी तरह से वो बना हुआ है। तो इसी तरीके से जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे शहर में कहीं घूमने फिरने वाली जगह नहीं है, तो इनको देखते हुए, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पोंडों को दोबारा से रिन्यू करने के लिए और हमारे लिए आने वाले समय में जो पानी एकत्रित हो उसके लिए ये सारी स्कीमें चालू कर रखी हैं, जो केंद्र की तरफ से भी हैं और हमारे यहाँ पे हरियाणा में और हमारे गुरुग्राम में हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कर रखी हैं। और जो हमारे सांसद हैं राविंदर जी, जिनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रही है कि शहर के लिए पानी, जो कि मैं विजिलेंस कमेटी की मेंबर भी रही हूँ उनके साथ में और अब भी हूँ, उनका 10 साल से सबसे ज़्यादा पानी पे फोकस रहा है कि पानी एकत्रित करने के लिए। तो इसीलिए ये पॉइंट्स भी हम लोग जल्दी से जल्दी चालू करा रहे हैं। जहाँ इसमें यह है कि बच्चों को खेलने के लिए भी रहेगा, बोटिंग का भी रहेगा। जिस तरीके से हमारे चंडीगढ़ में है एक लेक है, उसके बराबर तो नहीं कर सकते हम। हाँ, हमारे यहाँ जितने छोटे हैं उसमें सारी चीज़ें हैं, जिसमें हम बोटिंग वगैरह भी रख सकते हैं। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसमें हम बोटिंग का भी सिस्टम रख सकते हैं। साथ में बच्चों के खेलने का एक प्रोविज़न बना सकते हैं, घूमने का कर सकते हैं और काफ़ी ट्रैक्स, मतलब हर तरीके की हम पॉसिबिलिटी रखेंगे। इस समय हमारे 4-5 उसमें हैं, जिसमें कि 2 तो हमारे कंप्लीट हो, एक तो सुखराली का तो कंप्लीट हो ही गया है और एक बसई का कंप्लीट होने वाला है और 3-4 पे और काम चल रहा है हमारा। वहीं जन्माष्टमी के मौके पर गुरुग्राम में मंदिरों को फूल मालाओं और लड़ियों से सजाया गया है। इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए ऑनलाइन दर्शन की भी सेवा उपलब्ध करवाई गई है, जिससे लोग घर बैठे ही कान्हा के जन्म के दर्शन कर पाएंगे। गुरुग्राम में घर रहकर कर सकेंगे कृष्ण लल्ला के दर्शन। गुरुग्राम में वर्चुअल जन्माष्टमी बनाने का लिया गया निर्णय। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 45 के इस्कॉन मंदिर में, जहां तमाम तैयारी की जा रही है कि जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, वो घर बैठकर ही कृष्ण जन्म का लुत्फ उठा सकते हैं। तैयारी यहाँ की जा रही है। कल जन्माष्टमी, उससे पूर्व यहाँ पूरी तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से लोगों को कोविड महामारी के चलते वो घर रहकर ही कृष्ण जो जन्म है उसके लुत्फ उठा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। और जो कार्यक्रम महाअभिषेक की बात करें या फिर अन्य जो कार्यक्रम है वो जूम के द्वारा या फिर यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो अब मैं इस्कॉन टेम्पल सेक्टर 45 में पहुंच चुका हूं और मैं यहां जानना चाहूँगा कि किस तरीके का जो कार्यक्रम डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हरे कृष्णा, मेरा नाम ऐश्वर्य कृष्ण दास है। किस तरीके के इंतजामात इस्कॉन की तरफ से किए जा रहे हैं कोविड के मद्देनजर रखते हुए? हाँ, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड अभी काफ़ी यहाँ पर आया हुआ है, भारत में फैला हुआ है। तो इसके चलते हुए हम लोग अभी मंदिर में जो कोविड नॉर्म्स है हरियाणा सरकार द्वारा दिया हुआ कि भाई 50 से ज़्यादा लोग मंदिर में नहीं हो सकते हैं, तो उसके तहत हम लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करते हुए लोग यहाँ पर मंदिर में भक्त लोग दर्शन करने आ सकते हैं। बाहर पे सैनिटाइजर वगैरह रहेगा, हैंड ग्लव्स वगैरह लोगों को दिया जाएगा, मास्क के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से हम लोग सारे इंतजाम जो हैं कर रहे हैं। वर्चुअल जन्माष्टमी बनाने की बात कही जा रही है, क्या उसके लिए तैयारी की जा रही है? कितने कैमरे यहाँ सेटअप होंगे और किस किस प्लेटफॉर्म पे लोग घर बैठ के दर्शन कर सकते हैं? हाँ, तो इस बार जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा वर्चुअल जन्माष्टमी के ऊपर। वर्चुअल जन्माष्टमी में लोग घर में बैठ के कीर्तन, अभिषेक और बाकी जो प्रोग्राम्स होंगे, जैसे बच्चों के लिए कल्चरल फेस्ट वगैरह रखा गया है, जिसमें वो लोग अपना श्लोका रिसाइटेशन कर सकते हैं, भगवान की कहानियों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, कृष्णा के ऊपर क्विज वगैरह होगी। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं हमने पूरे दिन के उसमें रखा हुआ है, ताकि जो लोग हैं घर में ही बैठ के
कोविड के मद्देनज़र अपने घर में सुरक्षित रह के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान के लाइव दर्शन पूरे दिन सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक लाइव दर्शन जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे भगवान के। क्या सबसे महन इसमें आपकी तरफ से किया जा रहा है? महाअभिषेक की बात करें या फिर बच्चों के लिए कल्चरल एक्टिविटी या फिर माखन चोरी के भी प्रोग्राम इस तरीके से? राइट। सो अगर हम बात करें तो बाहर जो है जैसे जो लोग आएंगे तो उनके लिए झूला वगैरह लगाया गया है लोगों के लिए। वहाँ पर एक छोटी सी झांकी रखेंगे जिसमें जैसे भगवान जो है वृंदावन में किस तरह से गोचर करते थे, बाल गोपालों के साथ में आनंद का प्रतिभूत अनुभूत करते थे, तो वो सारी चीज़ें होंगी। बाहर माखन मिश्री का भी इंतज़ाम होगा। जो लोग दे रहे हैं दर्शन के लिए आ रहे हैं, प्रसाद के लिए आ रहे हैं, तो वो माखन मिश्री भी वहाँ पे उनको दिया जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि भक्त लोग आते हैं उनका प्रसाद वगैरह जो है वो उनको चाहिए होता है कि उनको प्रसाद वगैरह दिया जाए, उनकी ऐसी इच्छा होती है। तो हम लोग कैसा है इस बार हमारे जो ऊपर किचन है, सेपरेट किचन है, वहाँ पे भक्तों को सैनिटाइज उनको पूरा गेयर दे के ऊपर प्रसाद बन रहा है और सबको जो है पैकेट प्रसाद दिया जाएगा, बढ़िया प्रसाद दिया जाएगा जो वो यहाँ नहीं खा सकते, वो अपने घर के ले जा सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से इंतजामात कर लिए गए हैं, क्योंकि मल्टी कैमरा सेटअप होगा जिससे कि घर बैठ के आप कृष्ण लला के जो दर्शन कर सकते हैं, जो झांकियाँ हैं उनका आप लुत्फ उठा सकते हैं। यदि कोई लोग आता है तो प्रॉपर मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही कृष्ण लला के जो दर्शन होंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जन्माष्टमी का जो पर्व है काफ़ी अहम माना जाता है। और जिस तरीके से कोविड की तीसरी लहर की बात कही जा रही है, इसके मद्देनजर करते हुए सेक्टर 45 इस्कॉन टेम्पल की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि आप वर्चुअल जन्माष्टमी का लुत्फ उठाएं। और ये सबसे अच्छा होगा क्योंकि जो भीड़ भाड़ होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना की महामारी है उसके कारण बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में अपने घर बैठकर जन्माष्टमी का लुत्फ उठाएं। कैमरामैन गीतम के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो वहीं गुरुग्राम में थाने के चंद कदमों की दूरी पर ही बादशाहपुर में करीब 9 दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बादशाहपुर में स्थित रेस्टोरेंट, मोबाइल की दुकान और बेकरी की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। देर रात को सभी दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में चोरों के हौसले बुलंद। आज सुबह करीबन 4 बजे ये बादशाहपुर की ममता स्वीट्स है जिस पे चोरों ने हाथ साफ किया और इसी के साथ करीबन 9 ऐसी दुकानें जिसके ताले तोड़ के लाखों रुपए की उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी चौंकाने की और हैरानी की बात यह है कि दुकान से मात्र 20 मीटर ही दूरी, गज की दूरी पर पुलिस बूथ है, जिसके बाद चोरों के जो हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस बूथ के सामने ही वो चोरी कर लेते हैं। और मात्र 50 मीटर की मैं बात करूं पुलिस थाना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज सुबह जिस तरीके से चोरों ने जो इस वारदात को अंजाम दिया तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो उनके हौसले बुलंद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बादशाहपुर में करीबन 9 दुकानों पर उन्होंने अपने हाथ साफ किए हैं। तो ऐसे में हम इस समय जो दुकान के ऑनर हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। ये वही गेट है जहाँ से चोरों ने शटर तोड़कर अंदर आके इस वारदात को अंजाम दिया। और ये शॉप ओनर है, मैं इनसे भी ज़रूर बात करना चाहूँगा। सर, किस तरीके से आपको पता लगा, किस तरीके यानी इस आसपास में कितनी दुकानों पे चोरों ने हाथ साफ किया? जी करीब 5-6 दुकानों पे जी। आज सुबह 3:45 बजे करीब हमारे पास यहाँ पे आए थे जी, एंट्री करी दुकान में जी, स्टर को तोड़ करके जी। और जो खुले पैसे थे 5-6 हज़ार रुपये करीब उनको गले में से निकाल के ले गए वो जी। किस तरीके से आपको पता लगा? वो जी 4 बजे यानी कि 4:30 बजे हमारे पास हमारे कारीगर आता है, वो गोदाम में जो काम करता है, वो आया था, उसने देखा था स्टार्टिंग में, उसने फिर हमारे पास फ़ोन किया, तब फिर हम आए, पता चला फिर स्टर टूटा हुआ था हमारा। तो सीसीटीवी में पूरे मामले यानी कि सिस्टम आ रहा सारा, जो भी चोर अंदर आया था वो भी आ रहा, सब कुछ है उसमें जी। किस किस शॉप पे इस वारदात को, ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया? एक हमारे से थोड़ा चल के बीकानेर है उसमें भी किया है जी, उससे आगे एक मेडिकल स्टोर के साथ में एक जूस की दुकान है उसमें भी किया है जी उसने जी, एक आगे एक मोबाइल शॉप है उसमें भी किया है जी उन्होंने जी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिन निकलते साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाए, चोरों के हौसले बुलंद नजर बोला जी बहुत ज़्यादा जी। ये दूसरी वारदात है हमारे साथ जी, बिल्कुल सामने है जी, 10 कदम की दूरी पे ही है, उसके पीछे बैग में थाना भी है। तो मात्र 50 मीटर के दायरे के अंदर पुलिस थाना और पुलिस बूथ है और आपकी बिल्कुल दुकान के सामने पुलिस, उसके बाद भी चोरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल निशान पूरे सवाल निशान उठ रहे हैं सर जी उसके ऊपर। तो देखो जी, ये तो पुलिस वालों को सोचना चाहिए इस चीज़ का, तो कि उनके बिल्कुल नज़र के सामने है।
सुना जो दुकानदार है अपनी आप बीती बता रहे हैं, सुबह 4 बजे के करीब चोर यहाँ एंट्री करते हैं, पुलिस बूथ 20 मीटर की दूरी पे है, थाना 50 मीटर की दूरी पे है, उसके बाद भी इस तरीके की वारदात हो जाती है। करीबन आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानों पे चोरों ने हाथ साफ किया, लेकिन पुलिस अभी तक किसी चोर को पकड़ने में नाकामी हासिल की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस पे सवाल निशान जरूर लगते हैं कि दिन निकलते ही ऐसी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ रख के देखती है। कैमरामैन गीतम के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम के मानेसर में एक कार में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सेक्टर 1 में खड़ी कार में अचानक से आग लगी। गनीमत रही कि आग लगने के दौरान कोई कार में मौजूद नहीं था, इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। चलिए इसी के साथ ही मेट्रो न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।